ऋषिकेश एक ऐसा शहर जहां हर मोड़ पे कुछ नया देखने को मिल जाता है, लेकिन अगर आप बिना प्लानिंग के यहाँ पहुँच गए तो हो सकता है कई खूबसूरत जगहें आपकी नज़र से छूट जाएं और आपको कई सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़े। इसलिए इस वीडियो में हम आपको 15 बेस्ट जगहें बताएंगे, साथ ही हर जगह तक कैसे पहुंचना है, कितना समय लगेगा, वहां आपको खुद की कार के लिए पार्किंग मिलेगी या नहीं, आप फैमिली के साथ हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए, कहां फैमिली मेंबर्स को लेकर जाना रिस्की रहेगा। ऐसी ही बहुत सारी प्रैक्टिकल जानकारियां देंगे। ऋषिकेश में आपको कई सारी एडवेंचर एक्टिविटीज भी करने को मिलती हैं। साथ ही साथ आप यहाँ स्वाद ले सकते हैं पारंपरिक भोजन का। इसके साथ ही आपको यहाँ फेमस बीटल्स आश्रम भी देखने को मिलता है और कुछ जगहें ऐसी हैं जो बिल्कुल शांत हैं, जहाँ बैठकर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। ऋषिकेश में लोग अधिकतर उन्हीं स्थानों पर जाते हैं जहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, लेकिन यहाँ कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर आप अपने आप को रिफ्रेश कर सकते हैं, लेकिन इन स्थानों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। यहाँ ऐसे स्थान है जहाँ पर कई बार आपके अलावा कोई और देखने को होता ही नहीं है। चारों तरफ प्रकृति और आप, नज़ारा ऐसा कि आप देखते रह जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जो अपने सनसेट के लिए भी फेमस हैं। हम आपको कुछ प्राकृतिक झरनों की आवाज़ सुनाते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको फेमस त्रिवेणी घाट की गंगा आरती के कुछ दृश्य दिखाते हैं। मन सूर्य अक्षत तुरम गति पाता चलिए अब हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऋषिकेश का सबसे पहला टूरिस्ट प्लेस है जानकी झूला, जिसे जानकी सेतु भी कहते हैं। इस पुल का नाम माता सीता यानी माता जानकी के सम्मान में रखा गया है, इसलिए इसे जानकी सेतु या जानकी झूला नामों से जाना जाता है। यहाँ अगर आप जाएंगे तो जानकी सेतु के पास ही पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी पार्किंग में लगा सकते हैं। 100 रुपए से 150 रुपए पार्किंग चार्ज होता है। सीजन के हिसाब से ऊपर नीचे भी होता रहता है। कई बार होता है कि यहाँ पार्किंग फुल हो जाए, बट जनरली यहाँ पर पार्किंग मिल जाती है। ऋषिकेश में आवाजाही के लिए राम झूला और लक्ष्मण झूला पहले से थे, लेकिन 2019 में सुरक्षा कारणों से लक्ष्मण झूला आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों की आवाजाही आसान बनाने के लिए जानकी सेतु का निर्माण किया गया। इसे वर्ष 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया। इसकी लंबाई 274 मीटर यानी कि 899 फीट है। यह ऋषिकेश का पहला 3 लेन सस्पेंशन ब्रिज है। जानकी सेतु पर आप पैदल भी चल सकते हैं और 2 व्हीलर भी चल सकते हैं। पैदल चलने के लिए बीच की लेन है और इधर उधर की जो लेन है वो 2 व्हीलर के लिए है। जानकी सेतु की दूरी योग नगरी रेलवे स्टेशन यानी ऋषिकेश का जो नया रेलवे स्टेशन है वहां से 3.6 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से आसानी से आपको ऑटो यहाँ के लिए मिल जाते हैं। ऑन द वे आप इस झूले को देख सकते हैं। यहाँ से गंगा जी के और पहाड़ों के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत नजर आते हैं। यहाँ का जानकी सेतु का नाइट व्यू भी बहुत ही शानदार है, इसलिए आप यहाँ पर रात में आना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आपको बताते हैं ऋषिकेश का दूसरा फेमस टूरिस्ट प्लेस, जिसका नाम है 84 कुटिया या फिर इसे बीटल्स आश्रम भी कहते हैं। ये जानकी सेतु के पास ही स्थित है। जानकी सेतु पार करने के बाद आपको केवल 500 मीटर से 1 किलोमीटर की वॉक करनी है और आप 84 कुटिया पहुंच जाएंगे। यहाँ जाने के लिए आप 2 व्हीलर भी रेंट पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कार है तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जानकी सेतु से आप कार से नहीं जा सकते हैं। तो यदि आपकी कार है तो पहले आपको गंगा बैराज जाकर के वहां से कार क्रॉस करनी पड़ेगी,
फिर वहां जाना पड़ेगा तो काफी मुश्किल रहेगी, इसलिए मैक्सिमम लोग जानकी सेतु से ही पैदल ही वॉक करते हुए 84 कुटिया पे चले जाते हैं। यहाँ पर कई सारी मेडिटेशन हट्स बनी हुई हैं। यहाँ जाने के लिए आपको टिकट परचेज करना होता है। टिकट इन्फॉर्मेशन यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। 200 रुपीज पर पर्सन यहाँ पर टिकट है, और यदि कोई सीनियर सिटीजन है तो उनकी टिकट 100 रुपीज पर पर्सन है। स्टूडेंट के लिए ये टिकट 100 रुपीज है अगर उसकी एज 18 प्लस है, और यदि स्टूडेंट 18 से कम है, 18 ईयर से कम का है, तो ये टिकट उसके लिए 50 रुपीज की है। लेकिन ये कंसेशन लेने के लिए स्टूडेंट को अपनी ओरिजिनल आई कार्ड दिखाना पड़ेगा और साथ ही आधार कार्ड भी दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड आप मोबाइल में भी दिखा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, तभी आपको कंसेशन मिलेगा। सीजन के टाइम पे यहाँ पर बहुत भीड़ होती है और टिकट लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। यह स्थान सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है और इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक है। यदि आप अच्छे तरीके से यहाँ पे घूमना चाहते हैं तो लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाते हैं। 1968 में विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश बैंड द बीटल्स यहाँ महर्षि योगी से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखने के लिए रुका था। उसी यात्रा के दौरान उन्होंने कई सारे गीतों की भी रचना करी। यहाँ पर दीवारों पर आपको खूबसूरत ग्राफिटी और स्ट्रीट आर्ट देखने को मिलती है। कई सारी ध्यान कुटियाएं हैं। कहा जाता है 84 हैं, लेकिन हमें लगता है 84 से भी ज्यादा हैं। हाल ही में यहाँ पर रिनोवेशन का काम भी हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ पर आपको महर्षि महेश योगी जी का रेसिडेंस भी देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ से गंगा रिवर और ऋषिकेश का एरियल व्यू भी दिखता है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। साथ ही यहाँ पर कुछ म्यूजियम भी हैं जिसके अंदर आप पेंटिंग देख सकते हैं और मेडिटेशन के बारे में भी जान सकते हैं। यहाँ पर मुख्य गेट के बाहर ही पार्किंग अवेलेबल है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया केवल 2 व्हीलर के लिए, 4 व्हीलर लेके जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको सजेस्टेबल है कि यदि आप अपनी गाड़ी से हैं तो जानकी सेतु की जो पार्किंग है वहां पर आप अपनी गाड़ी खड़ी कर दें और फिर जानकी सेतु से वॉक करते हुए 84 कुटिया तक चले जाएं। अब हम आते हैं ऋषिकेश के तीसरे अट्रैक्शन पे है, जो कि है परमार्थ निकेतन, जो कि ऋषिकेश में काफी फेमस है। यहाँ आपको पहुंचना कैसे है? जानकी सेतु की पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी कर दी, जानकी सेतु को आप पार कर लें। अगर आप राइट हैंड साइड जाएंगे तो 84 कुटिया का रास्ता है, और लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो परमार्थ निकेतन का रास्ता है। और जानकी सेतु से पैदल वॉक करते हुए आप परमार्थ निकेतन जा सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको 2 व्हीलर हायर करना पड़ेगा। दोस्तों, जानकी सेतु और राम झूला के बीच में ही परमार्थ निकेतन पड़ता है। इसकी स्थापना 1942 में स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज ने की थी। आज ये आश्रम योग, ध्यान, आध्यात्मिक शिक्षा और सेवा कार्यों का एक प्रमुख केंद्र है। परमार्थ निकेतन के अंदर ही उनका अपना एक रेस्टोरेंट है जो कि प्योर वेज है, जिसका नाम है हृदयम रेस्टोरेंट। इस पर हमने अलग से भी वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर आपको भोजन के अलावा स्वीट्स भी मिलती हैं और भी कई सारी चीजें मिलती हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। आप जरूर ट्राई करें। इवन आप हमारी बात करें तो हम जितनी बार भी ऋषिकेश जाते हैं हम परमार्थ निकेतन के अंदर जाके हृदयम रेस्टोरेंट में ही खाना खाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शाम के समय गंगा आरती भी होती है, जो कि बहुत फेमस है। कई सारे लोग यहाँ पर गंगा आरती देखने आते हैं, और इसी कारण कई सारे लोग यहीं पर अपना रूम भी बुक कर लेते हैं, जिसका टैरिफ लगभग 1500 के आसपास होता है। और फिर ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ जाएं वो आप इनकी ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पहुंचे तो आपको कमरा मिल ही जाए, इसलिए आपको एडवांस बुकिंग करनी होती है। और अगर आप परमार्थ निकेतन में रुकने की सोचते हैं और आपके पास कार है, तो फिर यहाँ पर कार ले जाने का तरीका यह है कि आप पहले गंगा बैराज पे जाएं और वहां से रास्ता जाता है परमार्थ निकेतन के लिए, जहां से आप कार ले जा सकते हैं। जानकी सेतु की तरफ से आप कार नहीं ले जा सकते हैं। गंगा बैराज भी इसी वीडियो में हम आपको आगे दिखा देंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो आरती स्थल बना हुआ है वो घाट भी बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर अर्जुन और श्री कृष्ण जी की प्रतिमा है। साथ ही गंगा नदी के बीच में शिव भोलेनाथ की प्रतिमा और एक हनुमान जी की बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। तो ये स्थान ऐसा है कि यदि आप परमार्थ निकेतन नहीं घूमे तो आप समझ लीजिए कि ऋषिकेश आपका अधूरा ही रह गया। अब आते हैं ऋषिकेश के 4th अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है गीता भवन। गीता भवन भी एक आश्रम है। परमार्थ निकेतन से थोड़ा सा आगे चलेंगे आप, वॉकिंग डिस्टेंस पर ही गीता भवन है। गीता भवन भी जानकी सेतु और राम झूला के बीच में ही पड़ता है, और जानकी सेतु या राम झूला दोनों ही तरफ से आप पैदल वॉक करते हुए गीता भवन तक जा सकते हैं। यह ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़े धर्मशाला आश्रम परिसरों में से एक है। यह राम झूला के पास स्वर्ग आश्रम क्षेत्र में गंगा जी के किनारे स्थित है। यहाँ पर 1000 से भी अधिक कमरे हैं, जहाँ एक ही समय में 2000 श्रद्धालु ठहर सकते हैं। परिसर की दीवारों पर श्रीमद् भगवद गीता, रामायण और अन्य धार्मिक प्रसंगों के सुंदर चित्र और श्लोक अंकित हैं। परिसर के अंदर एक मंदिर भी है और यहाँ पर सत्संग भी चलता रहता है।
यहाँ कमरे निशुल्क या केवल कुछ नाम मात्र के शुल्क पर दिए जाते हैं। इसके लिए आप इनके कार्यालय से संपर्क करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस आपको यही कहेंगे कि परमार्थ निकेतन और गीता भवन दोनों में ही कमरे बुक करते हुए फ्रॉड से आपको बचना है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की काफी सारी शिकायतें आ रही हैं। इसलिए आपको रिकमेंडेड है कि आप यहाँ आकर के इनके कार्यालय में संपर्क करें या फिर केवल इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही। ऋषिकेश का नेक्स्ट अट्रैक्शन है राम झूला। यह गंगा नदी पर बना एक लोहे का सस्पेंशन ब्रिज है जो कि मुनि की रेती एरिया को स्वर्ग आश्रम क्षेत्र से जोड़ता है। इसका निर्माण 1986 में हुआ था और इसकी लंबाई 230 मीटर यानी कि 750 फीट है। राम झूला के ऊपर टू व्हीलर भी चलते हैं, लेकिन कई बार होता है सुरक्षा कारणों से टू व्हीलर की आवाजाही बंद भी कर दी जाती है। यहाँ से व्यूज बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। आसपास की जो पहाड़ियां हैं और स्काई पे अगर क्लाउड हो तो क्या कहने, राम झूला से नज़ारे बहुत ही सुंदर हैं। हम अगर आपको अपना बताएं तो हमने जानकी सेतु के पास अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी, फिर वहीं से जानकी सेतु पार किया और घूमते घूमते पैदल ही राम झूला तक आए हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे आप जानकी सेतु पार्किंग में अपनी गाड़ी लगा दें या फिर आप राम झूला तक गाड़ी से आ जाएं और राम झूला में जो मुनि की रेती क्षेत्र है वहां पर भी पार्किंग है। लेकिन बस यही है कि सीजन के टाइम पे कई बार पार्किंग फुल हो जाती है, तो फिर ऐसे में आपको प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए राम झूला से ठीक सामने जानकी सेतु दिखाई पड़ रहा है, तो इतनी ही दूरी है दोनों झूलों के बीच में। ऋषिकेश का नेक्स्ट अट्रैक्शन है लक्ष्मण झूला। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। एक्चुअली ये गंगा नदी पर बना है और तपोवन को जोंक क्षेत्र से जोड़ता है। वर्तमान लोहे का सस्पेंशन ब्रिज 1929 में बनाया गया था। इससे पहले यहाँ रस्सियों का पुल हुआ करता था। पौराणिक मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियों के सहारे गंगा पार की थी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। इसकी लंबाई 137 मीटर यानी कि 450 फीट है। जुलाई 2019 में सुरक्षा कारणों के चलते लक्ष्मण झूला को बंद कर दिया गया था और इसके बिल्कुल जस्ट बगल में ही ग्लास ब्रिज का निर्माण शुरू हो गया था, जिसे बजरंग सेतु भी कहा जाता है। मार्च 2026 में इस ग्लास ब्रिज को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। अभी लक्ष्मण झूला मौजूद है और उसके साथ में ही ग्लास ब्रिज बना दिया गया है। लक्ष्मण झूला पर आवाजाही बंद है, लेकिन ग्लास ब्रिज से आप आ जा सकते हैं। ग्लास ब्रिज की लंबाई 132 मीटर यानी कि 433 फीट है। अब आपको एक खास बात बताते हैं कि ग्लास ब्रिज के बिल्कुल पास में एक मंदिर स्थित है जिसे 13 मंजिला मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम त्रिम्बेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर काफी सुंदर है। हम बचपन में इसमें ऊपर तक जाया करते थे, लेकिन लास्ट टाइम जब हम इस मंदिर में जाने लगे तो हमने देखा कि इस मंदिर का ताला बंद है और इस पर एक नोटिस चिपका हुआ है, जिसकी वजह से हम मंदिर में विजिट नहीं कर पाए थे। दोस्तों, हम ये यात्रा पैदल पैदल ही पूरी कर रहे हैं। जानकी सेतु से पैदल पैदल हम राम झूला तक आए, राम झूला से पैदल चल के हम लक्ष्मण झूला तक आए। इस पूरी वॉक पर हमने अलग से डिटेल वीडियो बना करके ऋषिकेश ट्रैवल गाइड नाम की प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। अब लक्ष्मण झूला से और आगे हम पैदल पैदल गए तो थोड़ा सा आगे बढ़कर एक जगह आती है जिसको कई लोग गोवा बीच कह देते हैं, कई लोग रिवर राफ्टिंग पॉइंट कह देते हैं और कई लोग सनसेट पॉइंट भी कह देते हैं, क्योंकि यहाँ से सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो चलिए आपको इस जगह पर लेकर के चलते हैं। आपको लक्ष्मण झूला से हार्डली 500 मीटर की वॉक करनी है, सीधा सीधा आगे बढ़ जाना है और फिर आपको नीचे गंगा जी की तरफ उतर जाना है। यहाँ आपको एक बीच दिखाई देगा, बहुत सारी रेत है और बहुत सारे लोग आपको एंजॉय करते हुए दिखेंगे। आपको रिकमेंडेड है कि आप यहाँ शाम के समय जाना, उस समय आप यहाँ काफी एंजॉय करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी राफ्टिंग हो रही है, तो राफ्टिंग के नज़ारों को अगर आप देखना चाहते तो कुछ देर बैठ करके आप एडवेंचर एक्टिविटी देख सकते हैं। यदि आप रिवर राफ्टिंग करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में लगभग 500 रुपये पर पर्सन के हिसाब से चार्ज होता है और आप रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बात यह है आपके साथ कोई रहेगा नहीं, वो आपको ग्रुप में बिठा देंगे, जितने भी लोग उसमें राफ्ट में बैठेंगे और आपको खुद ही राफ्ट चलानी होती है। दोस्तों, यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत था कि किसी के भी मन को भा लेगा और इस समय पे सनसेट होने वाला था और हम यहाँ इसीलिए रुके हुए थे कि हम सनसेट को देख पाए और हमारे सामने ही यहाँ पर सनसेट हुआ। नीचे गंगा जी थी, रिवर राफ्टिंग हो रही थी, ऊपर सनसेट हो रहा था। नज़ारा ऐसा था कि किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देगा। तो अगर आप ग्लास ब्रिज तक या लक्ष्मण झूला तक जा रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएं और इस स्थान को भी विजिट कर लें। अब दोस्तों, ऋषिकेश का 8वां अट्रैक्शन है गंगा बैराज, जो कि बिल्कुल दूसरी तरफ में है। गंगा नदी पर बना ये एक महत्वपूर्ण बैराज है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई, जल प्रबंधन और नदी के जल स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। यहाँ जाने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पार्किंग भी नहीं है। रोड पर ही आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और आप नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये प्लेस ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती।
राम झूला, लक्ष्मण झूला वाला जो एरिया है वहाँ तो बहुत भीड़ होती है, पीक सीजन में तो बहुत ही ज़्यादा आप जाम में ही फंसे रहते हैं और कई बार पार्किंग भी नहीं मिल पाती। लेकिन ये एरिया ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये जो एरिया है ये बिल्कुल दूसरी साइड में वीरभद्र की तरफ पड़ता है, जहाँ पर ऋषिकेश का फेमस एम्स हॉस्पिटल है। योगनगरी रेलवे स्टेशन से गंगा बैराज की दूरी 7.4 किलोमीटर है, जानकी झूला से 6.7 किलोमीटर है। और एक खास बात आपको बताते हैं, गंगा बैराज से ही आस्था पथ बना हुआ है जो कि त्रिवेणी घाट तक जाता है। तो गंगा बैराज पर आपको एक डैम देखने को मिलता है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है और यहीं से रास्ता जाता है परमार्थ निकेतन वाली साइड। यदि आप गाड़ी ले जाना चाहते हैं तो आपको गंगा बैराज आना पड़ेगा और यहाँ से आप गाड़ी ले जा सकते हैं दूसरी तरफ, और यहीं से आप आगे नीलकंठ महादेव की तरफ भी निकल सकते हैं। गंगा बैराज बिल्कुल शांत एरिया है। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप यहाँ आए तो नदी के किनारे कम से कम 1 घंटे तो आप जरूर बैठें, और ऐसे समय पे आए जब धूप ना हो, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। हम भी ऐसे ही समय पर यहाँ आए थे और यहाँ पे नज़ारों का आनंद लिया। कलकल करता पानी आपकी सारी थकान मिटा देता है। गंगा बैराज को आप ऋषिकेश के ऑफबीट प्लेस में रख सकते हैं। ऋषिकेश का नेक्स्ट अट्रैक्शन है आस्था पथ। आस्था पथ एक रिवर फ्रंट वॉकवे है। ये गंगा बैराज से लेकर के त्रिवेणी घाट तक बना हुआ है। इसकी लंबाई 3 से 4 किलोमीटर कही जाती है। एक्चुअली ये एक ऐसा पाथ बनाया गया है जहां पर गाड़ियां नहीं चलती, क्योंकि इसमें बीच बीच में स्टेयर्स हैं, तो केवल आप वॉक कर सकते हो। और यहाँ पर भी बहुत कम लोग होते हैं क्योंकि इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। इसे मैरिन ड्राइव ऑफ ऋषिकेश भी कहा जाता है। यहाँ आपको जगह जगह बेंच, स्ट्रीट लाइट, रेलिंग प्रॉपर बनी हुई मिलेगी। इतना प्यारा लगता है यहाँ पे। या तो आप अर्ली मॉर्निंग आ जाइए या शाम के समय, बहुत ही आनंद आ जाता है। जब हम त्रिवेणी घाट की गंगा आरती देखने गए थे तो हमने अपनी गाड़ी को साई घाट पे पार्क किया था। वहाँ हमारे कुछ जानने वाले रहते हैं और वहां से हम आस्था पथ से पैदल ही त्रिवेणी घाट गए थे। यदि आप गंगा बैराज से डायरेक्ट त्रिवेणी घाट जाना चाहो तो जा सकते हैं, हालांकि डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा पड़ेगा, 3 से 4 किलोमीटर पड़ेगा। अगर आप रुक रुक के जाते हैं तो आप इंजॉय भी करेंगे, क्योंकि रास्ते में आपको कई सारे घाट मिलेंगे, गंगा जी के खूबसूरत नजारे, हिल्स देखने को मिलेंगे, बहुत ही बढ़िया लगेगा। और रास्ते में बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स भी जगह जगह बनी हुई हैं। आस्था पथ पर जाने के लिए किसी प्रकार की एंट्री फीस नहीं है और आस्था पथ के पास ही आप गाड़ी पार्क कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि गाड़ी आपने त्रिवेणी घाट पे पार्किंग में लगा दी और फिर आस्था पथ पे आ गए, तो जैसा आपको सुटेबल हो। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के 10th अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश का सबसे प्रसिद्ध और सबसे बड़ा घाट है। यहाँ की गंगा आरती तथा स्नान देश विदेश से आने वाले पर्यटकों में काफी प्रसिद्ध है। इस घाट का नाम त्रिवेणी इसलिए पड़ा क्योंकि मान्यता है कि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। इसी कारण यहाँ गंगा स्नान को विशेष पुण्यदायी माना जाता है। यहाँ पर पार्किंग तो है, पर अगर आप शाम के समय गंगा आरती के समय यहाँ पर आए तो आपको रिकमेंड नहीं है कि आप गाड़ी लेकर के आए, क्योंकि आप समझ लीजिए एक तरह से पूरा का पूरा ऋषिकेश शाम को यहाँ पर पहुंच जाता है आरती के लिए, जितने भी पर्यटक होते हैं। लेकिन पार्किंग है जो वो लिमिटेड है, तो उस समय पे फिर पार्किंग की बड़ी दिक्कत हो जाती है, गाड़ी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जब हम आरती के लिए आए थे तो हमने अपनी गाड़ी आस्था पथ में साई घाट के पास खड़ी कर दी थी और फिर आस्था पथ से पैदल पैदल होते हुए हम त्रिवेणी घाट तक आए थे। आरती का समय शाम को 6 बजे उस समय था जब हम आए। 5:30 बजे से सिटिंग शुरू हो जाती है। आपको रिकमेंडेड है कि आप 4:30 बजे यहाँ जरूर पहुंच जाए, तभी आपको सीट मिल पाएगी, वरना पूरा भर जाता है। हम तो बहुत जल्दी यहाँ आ गए थे और बरसात स्टार्ट हो गई थी, तो बरसात की वजह से उन्होंने 4:30 बजे ही दरवाजा खोल दिया था और हम लोग अंदर जा करके बैठ गए थे। जब आप अंदर बैठते हैं तो वहां पर आप अपनी आरती भी बुक कर सकते हैं, यानी पूजन। आगे की जो 2 लाइनें होती हैं वो उन लोगों के लिए रिजर्व होती हैं जिन्होंने आरती बुक करी है, और गंगा आरती स्टार्ट होने से पहले पंडित जी उन लोगों से पूजा करवाते हैं। उसके बाद 6 बजे गंगा आरती स्टार्ट होती है। जिस दिन हम यहाँ गए, खास बात ये थी कि बहुत तेज बारिश हो गई, ऐसा लग रहा था आरती कैंसिल हो जाएगी, लेकिन इतनी तेज बारिश में भी दिए जलते रहे, आरती होती रही और ऐसे नज़ारे थे जो शायद हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। हम आपको भी नज़ारों को दिखाते हैं। शरीर सर्वे
सैर पे जा, यम की त्रास मिटा करे, यम के कष्ट मिटा करे, परम गति पाता। जय गंगे माता, माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ, माँ गंगे माँ गंगे माँ गंगे माँ। ये अमस्ताना कहे, दीवाना कहे, अमस्ताना कहे, ओ दीवाना कहे, अमस्ताना कहे, उसे तुमने प्यारा। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम राधे राम, उसे तुमने प्यारा प्रभु तेरा नाम, हो राधा के श्याम की श्याम, ये तेरे मुख में सदा तेरा नाम, हो राधा के श्याम, राधा के श्याम। बोले गंगे मैया की जय, भक्तों की जय, भारत माता की जय। दोस्तों, त्रिवेणी घाट पर आने और गंगा आरती को अटेंड करने के लिए किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर गंगा आरती देखने आते हैं तो मान के चले मिनिमम 3 से 3.5 घंटे आपको लग जाएंगे, क्योंकि 1-1.25 घंटे की तो आरती होती है और उससे आधा 1 घंटा पहले भी आप आएंगे, निकलने में भी टाइम लगेगा, तो मिनिमम 3 से 3.5 घंटे आप मान के चलिए। अब ऋषिकेश के नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ऋषिकुंड। दोस्तों, ऋषिकुंड त्रिवेणी घाट के बिल्कुल पास में ही स्थित है। त्रिवेणी घाट की जो पार्किंग है उसके पास ही ऋषिकुंड है। ये एक छोटा लेकिन पवित्र कुंड है जिसे धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। एक कथा के अनुसार उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी यमुना ने इस कुंड को अपने पवित्र जल से भर दिया था, इसलिए इसे ऋषि कुंड कहा जाता है। एक और मान्यता यह भी है कि भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने यहाँ पर स्नान किया था। कुंड के पास स्थित रघुनाथ मंदिर के कारण भी इस स्थान का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आप ऋषिकुंड घूमना चाहते हैं तो अपनी गाड़ी को त्रिवेणी घाट पार्किंग में रहने दीजिए और ये त्रिवेणी घाट में ही आप ये समझ लीजिए, और आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं और रघुनाथ मंदिर में दर्शन करते हैं तो आपको लगभग आधे घंटे का समय यहाँ पर लगेगा। अब हम चलते हैं ऋषिकेश के 12th अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है भरत मंदिर। दोस्तों, ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर अगर आप नहीं गए तो आप समझिए कि आपने ऋषिकेश के इतिहास को ही मिस कर दिया। ये त्रिवेणी घाट से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, केवल 500 मीटर पर। त्रिवेणी घाट के पास एक बहुत अच्छी मार्केट है, उसी मार्केट से होते हुए आपको भरत मंदिर तक जाना है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका वर्तमान स्वरूप आदि गुरु शंकराचार्य ने 789 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन पुनः स्थापित किया था। हालांकि मंदिर का इतिहास इससे भी अधिक प्राचीन माना जाता है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। इस मंदिर के गर्भगृह में भगवान ऋषिकेश नारायण यानी भगवान विष्णु की लगभग 5 फीट ऊंची एक ही काले शालिग्राम पत्थर से बनी चतुर्भुजी प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है। हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर इस प्रतिमा को मंदिर से बाहर निकालकर पास स्थित माया कुंड में पवित्र स्नान कराया जाता है और फिर पूरे नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मंदिर परिसर में बरगद, पीपल और बेल तीनों वृक्षों का एक अद्भुत संगम भी है। साथ ही यहाँ उत्खनन में प्राप्त
अशोक काल की खंडित बुद्ध प्रतिमा को म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया है। यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में ऐसी ही और भी चीजों को और भी मूर्तियों को संरक्षित किया गया है, जो कि इस स्थान को ऐतिहासिक महत्व को और बढ़ाती है। यह भी मान्यता है कि ऋषिकेश शहर का नाम भी इस मंदिर के नाम के आधार पर ही पड़ा है। मंदिर और म्यूजियम में विजिट करने के लिए किसी प्रकार की कोई एंट्री फीस नहीं है। यहाँ पर पार्किंग की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए यदि आपका व्हीकल है तो उसे त्रिवेणी घाट पर ही पार्किंग में खड़ा करें और फिर पैदल पैदल भरत मंदिर में दर्शन करने आए। इस मंदिर को अच्छे से विजिट करने में आपको लगभग आधे घंटे से 1 घंटे का समय लगेगा। अब दोस्तों हम चलते हैं ऋषिकेश के 13th अट्रैक्शन की तरफ, जो कि है नीर वाटरफॉल। दोस्तों नीर वाटरफॉल जाने के लिए आप या तो कैब बुक कर सकते हैं या फिर 2 व्हीलर हायर कर सकते हैं यदि आप 1 या 2 लोग हैं। राम झूला से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है और ये बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर पड़ता है। राम झूला से आपको आगे बढ़ना है, तपोवन एरिया को क्रॉस करना है और मेन हाईवे से ही इसका रास्ता ऊपर की तरफ कटता है। दोस्तों ये उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। अंदर जाने के लिए आपको 50 रुपए पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेना होता है और फॉरनर के लिए टिकट डबल यानी कि 100 रुपीज पर पर्सन है। इस टिकट में आपके पार्किंग चार्ज भी इंक्लूड होते हैं। यदि आपके पास अपनी कार है आप ले जा सकते हैं, लेकिन रोड साइड ही पार्किंग है और पार्किंग लिमिटेड है। हम लोग यहाँ बहुत अर्ली मॉर्निंग गए थे, 8:30 बजे सुबह पहुंच गए थे। उस समय खुला हुआ था और पार्किंग भी हमें आसानी से मिल गई थी, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे तो फिर यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। हालांकि ऑफिशियली गूगल मैप पे बताया गया है कि यहाँ की टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है, लेकिन जब हमने काउंटर पे पूछा तो उन्होंने कहा कि सीजन का टाइम में अभी हम सुबह 7:30-8 बजे ही इसे खोल देते हैं। हम लोग लगभग 8:30 पहुंचे थे, उस समय काउंटर खुला था और हमने टिकट ले ली थी। इससे हमें कई सारे फायदे मिले। एक तो हम भीड़ भाड़ से बच गए, गाड़ी की पार्किंग आसानी से मिल गई। यहाँ के जो तालाब हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थे उस समय, बिल्कुल साफ पानी। दोस्तों यहाँ गाड़ी खड़ी कर दें और उसके बाद यहाँ से आपको ट्रैक करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑफिशियली 3 वाटरफॉल है, लेकिन वैसे बहुत सारे वाटरफॉल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जैसे आप गाड़ी से उतरते हैं आपको वाटरफॉल दिखाई देने लगता है और पानी की कलकल की आवाज आने लगती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है और यहीं से फिर आपकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। अगर आप पूरा ऊपर तक जाना चाहते हैं 3rd वाटरफॉल तक, तो 1.5 से 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, जो कि आपको पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा। अब आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको बच्चों और बुजुर्गों को ले जाना है या नहीं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो रास्ता बहुत खूबसूरत दिखाई देता है और जगह जगह पर मैगी पॉइंट मिलते हैं, जगह जगह पर झरने मिलते हैं। पहला ऑफिशियल वाटरफॉल जहाँ पर है वहां पर पुल बना हुआ है और यहाँ पर एक पॉन्ड बना हुआ है, या फिर आप इसको नेचुरल पूल भी कह सकते हैं। हम सुबह के समय पहुंचे तो भीड़ नहीं थी, तो नीचे के पत्थर भी दिखाई दे रहे थे, इतना साफ है पानी था। और खास तौर पर जो झरने की आवाज थी वो आपका मन मोह लेगी, आपको मंत्रमुग्ध कर देगी या कहने आपको रिफ्रेश कर देगी। इसके बाद आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको 2nd वाटरफॉल दिखाई देगा। जो ऑफिशियल वाटरफॉल है उनकी पहचान है, एक तो वहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, 2nd वहाँ पे पुल बनाए गए हैं। 2nd वाटरफॉल में भी एक पॉन्ड बना हुआ है जो कि बिल्कुल साफ सुथरा है और यहाँ पर चेंजिंग रूम भी है। आप फैमिली के साथ यहाँ नहा भी सकते हैं और आपको रिकमेंडेड है आप यहाँ आए तो एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़ा जरूर साथ में लेकर के आए। और 1st वाटरफॉल से 2nd वाटरफॉल के बीच में आप जो ट्रैकिंग करेंगे उस दौरान भी आपको कई सारे वाटरफॉल आसपास दिखाई देते रहेंगे। अब यहाँ से एक खास बात, 2nd से 3rd वाटरफॉल का जो रास्ता है वो कच्चा है, वहां पर अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, ना तो सेफ्टी रेलिंग लगी है, ना ही रास्ता बना है। तो आपको रिकमेंडेड है कि यदि आपके साथ फैमिली है तो आप 1st वाटरफॉल में नहा लें या 2nd में, 3rd में ना जाए। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में 3rd भी दिखा देता हूँ। 3rd वाटरफॉल भी अच्छा है, सुंदर है, वहां पर भी पॉन्ड बना हुआ है, नेचुरल पूल है, वहां पर भी आप नहा सकते हैं। लेकिन एक क्रेज होता है ना लोगों में 3rd में जाने का, इस वजह से 3rd वाटरफॉल और पॉन्ड में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो फैमिली के साथ अगर आप नीचे 2nd में या 1st में रहेंगे तो आपको ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम गए तो हमने देखा बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि कच्चे रास्ते पर चढ़ रहे थे तो आधे से वापस आ रहे थे। इसलिए हम आपको रिकमेंड करेंगे कि जब तक डेवलपमेंट प्रॉपर 3rd तक नहीं हो जाता तब तक आप फैमिली के साथ 2nd तक ही रखें। अगर आप इस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं तो मिनिमम से मिनिमम आपको 3 घंटे का समय लेकर के चलना है। चलिए अब हम चलते हैं ऋषिकेश के नेक्स्ट प्लेस की तरफ, जो कि है पटना वाटरफॉल। दोस्तों पटना वाटरफॉल का भी सेम रास्ता है। रामझूला से आप चलेंगे तपोवन होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर और नीर वाटरफॉल से आगे ये पड़ेगा। नीर वाटरफॉल से 4.5 किलोमीटर और आगे आपको पटना वाटरफॉल पड़ता है। आपको नीर वाटरफॉल की तरफ नहीं मुड़ना है, बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे पर कंटिन्यू करना है तब तक जब तक आपको राइट हैंड साइड पे नीलकंठ महादेव का रास्ता नहीं दिखता। जैसे आपको नीलकंठ महादेव का रास्ता दिखता है आप उस तरफ मुड़ जाएं और थोड़ी ही दूर चल के आपको गरुड़ चट्टी का पुल दिखाई देगा। इस पुल को आप क्रॉस कर लें। इस पुल को क्रॉस करते ही
आपको सामने गरुड़ भगवान का मंदिर भी दिखाई देगा, एक पुलिस चौकी दिखाई देगी और इसके पास में ही पार्किंग है, आप गाड़ी वहां पार्क कर दें। गाड़ी रोड साइड में बिल्कुल भी पार्क ना करें क्योंकि नीलकंठ महादेव को जाने वाली रोड है जो कि काफी संकरी है और थोड़ी सी गलती की वजह से यहाँ जाम लग जाता है, इसलिए पुलिस ने जगह जगह बोर्ड भी लगाए हुए हैं कि गाड़ी अगर आपने रोड पे पार्क करी तो 1000 रुपये आपको ऊपर फाइन लगेगा। इसलिए रोड पर गाड़ी पार्क ना करें, पार्किंग बनी हुई है पार्किंग में गाड़ी लगा दें, हमने भी गाड़ी पार्किंग में ही लगाई थी। उसके बाद आप इसी रोड पर नीलकंठ महादेव वाली रोड पर ही हार्डली 100 से 200 मीटर चलेंगे तो आपको राइट हैंड साइड में ऊपर कच्चा रास्ता पहाड़ में जंगल की तरफ जाता हुआ दिखेगा और एक नदी दिखेगी। इसी रास्ते पर आपको कंटिन्यू करना है और लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप वाटरफॉल के पास पहुंच जाएंगे। आपको रिकमेंडेड है कि यहाँ पर ज्यादा अर्ली मॉर्निंग या शाम को 4 बजे के बाद ना आए क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवरों को भय होता है और यहाँ पर लोग भी बहुत कम होते हैं, तो इसलिए सेफ्टी पर्पज से आप ऐसे समय पर आए दिन के समय पे। और ये ट्रैक करने के बाद जब आप वाटरफॉल पे पहुंचेंगे तो वाटरफॉल काफ़ी खूबसूरत है, वहाँ पर आप अपने फोटोग्राफ भी ले सकते हैं, कुछ समय रुक भी सकते हैं। और वहाँ से वाटरफॉल का ही जो पानी है वो नदी के रूप में नीचे आ रहा है, वो नदी भी काफ़ी खूबसूरत है और पानी की जो आवाज़ है वो आपका मन मोह लेती है। दोस्तों अभी तक यहाँ पर आने की कोई भी एंट्री फीस नहीं है। एक नेगेटिव पॉइंट भी है वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप फैमिली के साथ यहाँ आ रहे हैं तो एक बात का और ध्यान रखें, जहाँ से ट्रैकिंग शुरू होती है वहीं पर एक शराब की दुकान है, तो ये भी पाया गया है कि लोग वहाँ से शराब लेकर के नदी के किनारे बैठ करके पीते हैं। और फिर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आप यहाँ जाते हैं तो तभी जाएँ जब और टूरिस्ट भी आपके साथ हैं, अकेले ना जाएँ, अदरवाइज मैं कहूँगा कि फैमिली के लिए ये अभी सेफ नहीं है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आने में, जाने में, ट्रैक करने में और वाटरफॉल पे भी आप कुछ समय रुकेंगे तो मिनिमम से मिनिमम 2 घंटे आपको लग जाएंगे। अब दोस्तों हम आते हैं ऋषिकेश के 15th अट्रैक्शन की तरफ जो कि है नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय शिव मंदिरों में से एक है। मंदिर समुद्र तल से लगभग 926 मीटर की ऊंचाई पर 3 पर्वतीय घाटियों मणिकूट, ब्रह्मकूट और विष्णुकूट के बीच में स्थित है। मान्यता है कि जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तब भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया और तभी से वो नीलकंठ महादेव कहलाए। माना जाता है कि वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने विषपान के बाद तप और विश्राम किया था। आप यहां पहुंचने के लिए ऋषिकेश से कैब हायर कर सकते हैं। आना जाना, मंदिर में 1-2 घंटा रुकने के वो आपसे 1500 से 2000 के बीच में चार्ज करते हैं। कुछ लोग राम झूला से पैदल ट्रैक करके भी यहाँ जाते हैं, लेकिन वो कई किलोमीटर पड़ेगा तो फैमिली के साथ पॉसिबल नहीं है। आप अपनी गाड़ी भी लेके जा सकते हैं, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा नहीं है और हाइट भी है, तो आप देख लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है इतनी पतली रोड पे तो ही गाड़ी लेके जाएं, अनावश्यक रूप से गाड़ी ना लेकर के जाएं। अनुभव नहीं है तो फिर आप एक्सपेरिमेंट इस रास्ते पर बिल्कुल भी ना करें। इसके अतिरिक्त रामझूला या जानकी सेतु से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल जाती है जो 150 से 300 रुपए पर पर्सन के हिसाब से आपको लेकर के जाती है। एक तरफ का मतलब 150 से 300 रुपए पर पर्सन का लेती है। दोस्तों नीलकंठ महादेव राम झूला से लगभग 26 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी आना जाना 52 किलोमीटर 52 किलोमीटर पड़ जाता है। दूसरा, नीलकंठ महादेव में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पार्किंग अवेलेबल तो है बट लिमिटेड पार्किंग है, तो वहाँ काफी प्रॉब्लम भी हो जाती है स्पेशली सीजन के समय पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आगे शेयर कर दें, लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डेस्टिनेशन के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।